हेलो दोस्तों, आज हम जिस महान विचारक के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, है ना। इनके नाम के सामने लोकमान्य जुड़ता है ना, लोकमान्य, है ना। ये लोकमान्य क्या है भाई, यहाँ पे ये लोकमान्य उनकी क्या है, उपाधि है ना। ये लोकमान्य क्या है, उपाधि है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका नाम है। इनका जन्म हुआ था, मैंने बताया था यहाँ पे 1856 से, है ना। 1856 से यहाँ पे देखिए 1857 में क्रांति हुई थी और 1858 को यहाँ पे किसका जन्म हुआ था, यहाँ पे पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था ना। और वो पंडिता रमाबाई 1922 में यहाँ पे उनके देहांत हो गया था। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1857 के पहले 1856 आ रहा है। 1856 में किसका जन्म हुआ यहाँ पे, अपना बाल गंगाधर तिलक का, और 1920 में, है ना। देखिए 2 साल पहले वो जन्मे हैं। और क्या बोलते हैं 1920 में, मतलब पंडिता रमाबाई के मृत्यु देहांत के पहले 2 साल पहले ही ये क्या हो गए थे, यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो वो पंडिता रमाबाई से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को डेट याद हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे जीवन परिचय, है ना। जीवन परिचय यहाँ पे तो लोकमान्य तिलक 1856 से 1920 का, है ना। मतलब ये इनका मतलब यह जन्म तिथि और मृत्यु दिनांक है। इनका महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था ना। मतलब महाराष्ट्र में ये बहुत बड़े पुरोधा थे यहाँ पे, जिनका संबंध इतिहास में गौरवशाली पेशवाओं से होता है। ये महाराष्ट्र के पेशवा थे बोलना चाहिए, है ना। बचपन से ये बहुत बड़े मेधावी थे और प्रखर बुद्धि से क्या थे, यहाँ पे प्रचंड विद्वान थे। जैसे यहाँ पे अपन मतलब यहाँ पे उपाध्याय जी को देखते हैं यहाँ पे, है ना, जो अपने बीजेपी के जो संस्थापक बोलना चाहिए यहाँ पे, या जिन्होंने उनकी नींव रखी यहाँ पे, है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय, है ना, तो वो भी बचपन में मेधावी थे। वैसे यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी जो है यहाँ पे मेधावी हैं और प्रखर बुद्धि के क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे परिपूर्ण थे प्रखर बुद्धि से। 1879 में उन्होंने LLB मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे वकील है ये। पहले तो सब लोग वकालत ही करते थे। आपको पता है कि पहले सभी जो महान राजनेता हैं सभी वकालत करते थे। कॉलेज जीवन से ही उनकी रुचि सार्वजनिक कार्य की ओर बढ़ती गई। मतलब सार्वजनिक कार्य करना है, देश को स्वतंत्रता दिलानी है, इसलिए उन्होंने शिक्षा शास्त्री के रूप में, मतलब शिक्षा से यहाँ समाज को बदला जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या पहला खोला पहले यहाँ पे स्कूल खोला। तो पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल किसने खोला, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने। स्कूल के बाद क्या खोलेंगे, यहाँ पे कॉलेज खोलेंगे। तो फर्ग्यूसन कॉलेज खोल लिया। अब यहाँ पे अब स्कूल भी हो गया, कॉलेज भी हो गया। अब कॉलेज के बाद समाज आएगा, तो समाज के बाद क्या जाएगा, दक्षिण शिक्षा समाज की उन्होंने स्थापना की। तो पुणे न्यू इंग्लिश स्कूल की उन्होंने स्थापना की, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और दक्षिण शिक्षा समाज की उन्होंने स्थापना की, है ना। अब देखिए अपने अथक परिश्रम से उन्होंने यहाँ पे महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रांति उत्पन्न कर दी। मतलब यहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, यहाँ पे दक्षिण शिक्षा समाज खोल दिया। मतलब शैक्षणिक क्रांति के क्षेत्र में, मतलब महाराष्ट्र में शैक्षणिक क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, है ना। अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटल सोसाइटी के लिए, है ना, एक ओरिएंटल सोसाइटी यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वतापूर्ण निबंध के कारण देश विदेश में उनकी ख्याति क्या हो गई, यहाँ पे फैल गई, है ना। मतलब वेदों की प्राचीनता, मतलब वेद इतने प्राचीन है यहाँ पे, और उसको सिद्ध करने के लिए, मतलब हमारे जो पुरातन ग्रंथ है वही क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है। तो उस वेदों की प्राचीनता सिद्ध करने वाले एक विद्वतापूर्ण निबंध के कारण, मतलब यहाँ पे वेदों की, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, प्राचीनता सिद्ध की उन्होंने, है ना। और इसके ऊपर निबंध लिखा है, इसके कारण ये देश विदेश में क्या हो गया, यहाँ पे फेमस हो गया, है ना। मतलब वेद का इतना ज़्यादा बखान कर दिया उन्होंने कि देश विदेश में क्या हो गया, यहाँ पे फेमस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 1889 को, है ना। देखिए यहाँ पे 1889 एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जमा लेता हूँ। ठीक है ना। अब 1889 में कांग्रेस में अपने प्रवेश के बाद ही, है ना, कब 1889 में कांग्रेस में इंटर की, कब 1889 में, है ना, अपने प्रवेश के बाद ही एक राजनीतिक नेता के रूप में कांग्रेस के कार्यकलापों में तिलक ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका अदा की महाराष्ट्र में। अब कांग्रेस में भी आकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे समाज सेवा कार्य चालू कर दिया। उदारवादियों की नीतियों से असंतुष्ट होकर, है ना, मतलब उदारवादी क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, वही ट्रिपल यहाँ पे याचिका करना, यहाँ पे प्रार्थना पत्र देना, यहाँ पे, है ना। तो वो सब चीज़ से असंतुष्ट थे और ये क्या गर्म दल के नेता थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने में लगाई, है ना। मतलब उदारवादी क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हाथ फैलाने या भीख मांगने का काम करते हैं। हमको यहाँ पे थोड़ा सा कड़क बनना पड़ेगा। और है ना, अपन देखते हैं ना भाई, यहाँ पे लाल बाल पाल, है ना, ये अपने क्या है, यहाँ पे 3 विभूति लोग हैं और अरविंद घोष भी हैं। तो लाला लाजपत राय, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, और है ना ये अपना पाल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं पाल से क्या होता है, आगे आएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ना, राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने में लगाई, है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पे
उदारवादी की नीतियों से क्या थे, असंतुष्ट थे और उन्होंने गर्म दल में क्या हो गया, शामिल हो गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन को सुसंगठित करने में अपनी शक्ति लगा दी। भारतीय नवयुवकों में यह भाव भरने की चेष्टा की कि देश अपनी स्वतंत्रता किसी दया के बल पर नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य के बल पर प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि आप भीख मांग के यहाँ क्या कर लो, देश की स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। अपने हमारे पास इतना सामर्थ्य है, हमारे वेद पुराण इतने मतलब यहाँ पे हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपने बलबूते पर ही यहाँ पे अपने सामर्थ्य बल पर यहाँ पे देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए यहाँ पे केसरी और मराठा नामक दो पत्रिका निकाली। एक केसरी क्या थी यहाँ पे, ये मराठी भाषा में थी, है ना, ऐसे नहीं कि मराठा जो पत्र है वो मराठी भाषा में नहीं थी, उल्टा है। ये केसरी मराठी भाषा की पत्र थी और मराठा इंग्लिश भाषा की क्या पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ पे शिवाजी और गणपति उत्सव का भी क्या किया यहाँ पे शुरुआत की, ताकि देशभक्ति की भावना जनता में फूकी जाए और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए क्या हो, मतलब देश की जनता अपने आप मतलब सौम्य रूप से आ गया है ना। ये शिवाजी और गणपति महोत्सव उस समय से महाराष्ट्र में चल रहा है और गणपति महोत्सव तो अभी भी यहाँ पे महाराष्ट्र में फेमस है। आप देखते होंगे यहाँ पे गणपति बोलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र में पहुंचा था। और ये किसने चालू किया था भाई, यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया था 1897 में, है ना। 1897 में यहाँ पे देखिए 1889 में उन्होंने कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर ली। उसका देखिए 1897 में, है ना, तिलक ने बम्बई विधान परिषद में सदस्य चुने गए, यहाँ पे बम्बई विधान परिषद सदस्य चुने गए और उन्होंने बड़ी निडरता के साथ सरकारी रवैये की कटु आलोचना की। मतलब सरकारी रवैया तो ठीक है ही नहीं, है ना। महाराष्ट्र में अकाल आया, यहाँ पे पुणे में प्लेग फैला यहाँ पे, और जनता के कष्टों के प्रति सरकार क्या रही, यहाँ पे उपेक्षापूर्ण नीति उसकी रही, है ना। तो यहाँ पे मतलब सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से यहाँ पे दो नवयुवकों, उनका नाम क्या है, यहाँ पे दो नवयुवकों ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और अंग्रेज अधिकारी एमहस्ट की, है ना, एमहस्ट जो थे, रेंड और एमहस्ट थे, है ना, रेंड और एमहस्ट की गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, अंग्रेज लोग मतलब यहाँ पे कुछ नहीं किया, पुणे में प्लेग हुआ तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में मतलब यहाँ पे नवयुवकों में यहाँ पे क्षोभ व्याप्त था और उन्होंने रेंड और एमहस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो हालांकि तिलक का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था, पर अंग्रेजों ने क्या बोला यहाँ पे कि नवयुवकों को तिलक क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, और उसी कारण यहाँ पे प्लेग कमिश्नर यहाँ पे रेंड और एमहस्ट की यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी गई यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उनको हिंसा और राजद्रोह फैलाने के आरोप में यहाँ पे 18 वर्ष की कठोर कारावास की सजा क्या कर दी, यहाँ पे सुना दी। ठीक है, तिलक की गिरफ्तारी न केवल महाराष्ट्र वरन संपूर्ण भारत को उग्र बना दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि तिलक की कहीं ना पूरे भारत मतलब महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में महत्ता है, इसलिए यहाँ पे यह उग्र आंदोलन बन गया, है ना। सरकार को यह अनुभव होगा कि तिलक का जनता पर कितना प्रभाव है। 1905 में देखिए यहाँ पे बंग भंग के समय तिलक ने राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत में हो गया। मतलब 1905 देखिए, अभी तक 1904 तक यहाँ पे भारत में मतलब महाराष्ट्र में विशेष रूप से चला था। फिर 1905 आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे मतलब यहाँ पे मतलब पूरे भारतवर्ष में फैल गया। मतलब उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में फैल गया। केसरी के माध्यम से देख, केसरी और मराठों के पत्र यहाँ पे लोगों में एक जान फूकने का काम करते थे। तो केसरी के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज का संदेश जन जन तक पहुँचाया। मतलब जन जन तक यहाँ पे स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज का संदेश जन जन तक पहुँचाया। लाल बाल पाल ने देश में वस्तु एक संगठित उग्रवादी और राष्ट्रवादी दल को राष्ट्रीय रंगमंच पर ला खड़ा किया। कांग्रेस के उदारवादी नेता तिलक के उग्र और यथार्थवादी विचारों की सहमति, मतलब यहाँ पे कांग्रेस के उदारवादी नेता तिलक ने के उग्र और यथार्थवादी विचारों से सहमत नहीं हो सके। मतलब यहाँ पे कांग्रेस ने उनको क्या बोला यहाँ पे कि आपके विचार ही उग्र हैं यहाँ पे, और यथार्थवादी विचार से, है ना, जो यथार्थवादी आपके विचार हैं, जो अर्थ के साथ आपके विचार है, उससे कांग्रेस सहमत नहीं थी भाई। तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, नवयुवकों को बरगलाते रहते हो, रेंड एमहस्ट की हत्या हो गई यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हारा जो गर्मपंथी रवैया है या उग्र रवैया है वो कांग्रेस के लिए क्या है, घातक है ना। फलस्वरूप कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हो गया, मतभेद हो गया, है ना। मतलब कांग्रेस वालों ने यहाँ पे सीधा लाल बाल पाल को यहाँ पे बोल दिया कि तुम यहाँ से मतलब तुम्हारा यहाँ काम नहीं जम रहा है, हमको गरम दल नहीं चाहिए, हमको नरमी चाहिए, हमको गर्मी नहीं चाहिए, है ना। तो यहीं से बोलना चाहिए। यहाँ पे 1907 में यहाँ पे सूरत की फूट आई यहाँ पे, है ना, और बाद में 1915 तक यह मतलब अलग अलग रही। फिर 1916 में इन्हीं बिसेंट के प्रयासों से फिर क्या हो गया, नरम दल गरम दल क्या हो गया, एक हो गया था बाद में। अब देखिए यहाँ पे उग्रवादी कांग्रेस के बाहर ही रहकर कार्य करते थे, है ना। मतलब उग्रवादी में बोला यहाँ पे कांग्रेस में तो यहाँ पे उदारवादी लोग थे जो यहाँ पे प्रार्थना करो, भीख मंगो अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए, इसी के ऊपर आश्रित थे। पर उग्रवादी लोग क्या बोलते थे कि कांग्रेस के बाहर रहकर ही कार्य करते थे, है ना। उग्रवादी लोग क्या करते थे, कांग्रेस के बाहर रहकर कार्य करते थे, है ना। और ये लोग क्या करते थे कि मतलब हमको यहाँ पे उग्र रूप अपनाकर यहाँ पे अंग्रेजों से अपनी सत्ता क्या करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, है ना। ये भीख मांगकर हम अंग्रेजों से कभी भी यहाँ पे सत्ता नहीं ले सकते, हमको छीननी पड़ेगी। 1908 में देखिए 1897 में एक बार यहाँ पे रेंड और एमहस्ट की हत्या हुई। उसके बाद यहाँ को कारावास में डाल दिया
गया 8 वर्ष का। उसके बाद यहाँ पे 1908 है ना, देखिए 1908 में फिर इसमें 8 वर्ष आ गया। तो 1908 में तिलक को राजद्रोह और मिथ्या का आरोप लगाकर पुनः गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है ना, और उनको मांडले जेल भेज दिया गया। और यहीं पे उन्होंने अपनी प्रख्यात जो ग्रंथ है गीता रहस्य लिखा है ना। तिलक बोलते थे कि अपने वेद पुराण गीता है ना, महाभारत रामायण यही श्रेष्ठ है, अपने को यहाँ पे अंग्रेजी पब्लिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे मतलब यहाँ पे पौराणिक ग्रंथ ही इतने महान है कि हम उससे देश को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। तो उन्होंने गीता रहस्य लिखी। 1914 से कारावास से मुक्त हो गए और तिलक ने पुनः राष्ट्रीय संगठन कार्य में लग गए। फिर से अपने क्या करना है, राष्ट्रीय संगठन करना है। 1916 से 1920 तक उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार किया। 1916 से 20 तक है, 1920 है ना। देखिए 1914 में आज़ाद हुए, फिर 1916 से 20 में फिर यहाँ पे है ना कार्य में लगा, क्योंकि 1916 में गरम दल नरम दल एक हो गया था है ना। और यहाँ कांग्रेस भी जो मतभेद की खाई थी वो इसमें पड़ गई थी, और इसमें मेन काम किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट के प्रयत्न से तिलक पुलक कांग्रेस में शामिल हो गए। बोला मैंने यहाँ पे 1918 में सर्वसम्मति कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु यहाँ पे सिरोल केस में सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने के कारण वे गौरवशाली पद को प्राप्त नहीं कर पाए। तो 1918 में बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, पर वो कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं रहे है ना। तो इसलिए इनको बिना ताज का राजा बोलते हैं। इनको यहाँ पे इनके सिर में क्या थे यहाँ पे, ताज नहीं था है ना, बिना ताज का राजा, मतलब कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने। इतने महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद भी कांग्रेस का अध्यक्ष न बन पाना कहीं ना कहीं इनके लिए एक कुठाराघात था बोलना चाहिए है ना। और ये मतलब 1918 में बनाया गया था इनको, पर यहाँ सिरोल केस में कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, तो इनको हटा दिया गया वहाँ पे है ना। अब देखिए सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जब लोग तिलक को सभापति चुनने की आशा कर रहे थे है ना, तब उनको मृत्यु ने आ घेरा। और 21 जुलाई का महीना था, पानी गिर रहा था। 1920 में उनकी क्या हो गई यहाँ पे, बम्बई में जहाँ पैदा हुए थे वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। आकस्मिक बीमारी से उनकी निधन हो गई। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम के जो महान योद्धा थे उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं इनकी मृत्यु के बाद, कि मैंने अंतरात्मा का मूल्य तिलक महाराज से सीखा। मतलब यहाँ पे तिलक जी जो थे यहाँ पे महात्मा गांधी से भी ऊपर थे है ना। अंतरात्मा मूल्य किससे सीखा, यहाँ पे तिलक महाराज से सीखा। महात्मा गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। मतलब यहाँ पे आधुनिक भारत निर्माता कौन है, यहाँ पे तिलक जी थे, ऐसा महात्मा गांधी बोलते हैं। पंडित नेहरू क्या बोलते हैं यहाँ पे, भारतीय क्रांति के जनक कौन है, तिलक जी हैं। लोकमान्य की उपाधि है ना, होम रूल आंदोलन के दौरान मिली। जो होम रूल आंदोलन उन्होंने 1916 से यहाँ पे 1920 तक चलाया था यहाँ पे, इसके बाद ही उन्हें क्या मिली, लोकमान्य की उपाधि मिली। ये एक उपाधि है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान मिली, और यह एक क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, उपाधि है भाई। चलो ये भी अपने समझ में आ गया कि लोकमान्य को उपाधि है। और यहाँ पे लोकमान्य क्या करते हैं यहाँ पे है ना, मौलाना हसरत मोहानी। तो मौ मतलब मौत से मौज, ऐसे करके याद रखो यहाँ पे अपना। उनको क्या मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना। अब जीवन चरित्र संक्षिप्त में देखते हैं यहाँ पे उनका जीवन चरित्र कैसा था है ना। तो बाल गंगाधर तिलक एक महान कर्मयोगी, पत्रकार, शिक्षक है ना, उद्भव स्वतंत्रता सेनानी थे है ना। तिलक ऋग्वेद वेदांत हो गया है ना, गीता है ना। देखिए ऋग्वेद हो गया, वेदांत हो गया, गीता, ये सबको तो पढ़े थे यहाँ पे। और कांट और ग्रीन के दर्शन के भी है ना प्रचंड पंडित हैं। मतलब कांट और ग्रीन का भी अध्ययन कर लिया था भाई उन्होंने। उनके जो दर्शन है उसका भी अध्ययन उन्होंने कर लिया था। मतलब इतने बड़े प्रचंड पंडित बोलना चाहिए यहाँ पे। कौन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना। उनमें राजनीतिक यथार्थवाद की पैनी सूझबूझ थी। यथार्थवाद मतलब जो है वो सही है ना, क्योंकि अंग्रेजों के सामने भीख मांगोगे तो कभी भी आप स्वतंत्रता नहीं ले सकते। इसके लिए आपको अंग्रेजों को डंडे से यहाँ क्या करना पड़ेगा, मार भगाना पड़ेगा, उग्र रूप धारण करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अपना स्वराज ले सकते हैं, हम यहाँ पे अपना साम्राज्य ले सकते हैं। तो वो राजनीतिक यथार्थवाद मतलब अर्थ के साथ है ना, कि पैनी सूझबूझ तथा विशाल बौद्धिक, मतलब पहले से मेधावी थे ही थे यहाँ पे, तो बौद्धिक आदर्शवाद का मिश्रण था है ना। तो यहाँ पे यथार्थवाद का और बौद्धिक आदर्शवाद का मिश्रण उनमें था है ना। इस महान विभूति ने भारतीयों को स्वराज का अधिकार का पहला पाठ पढ़ाया, कि स्वराज आप कैसे ले सकते हैं उसका मतलब पहला पाठ उन्होंने पढ़ाया। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कौन ने बोला यहाँ पे, तिलक ने बोला। तो स्वराज दो भाई हमको है ना, हमको स्वराज चाहिए। किसने बोला, तिलक ने बोला। भारतीय आधुनिक चिंतन की आदर्शवाद से जुड़ी धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उग्र और आमूल परिवर्तनवाद का पाठ पढ़ाया। मतलब यहाँ पे आदर्शवाद, जो आदर्शवाद से जुड़ी थी यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उसको उग्र और आमूल परिवर्तनवाद का पाठ पढ़ा, कि उग्र रूप से आप क्या करो, यहाँ पे स्वतंत्रता मांगो तो मिल जाएगी। ये कांग्रेस में भी उन्होंने बोला, कई बार बोला, पर कांग्रेसियों ने इसको नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस में अधिकांश नेता जो थे वो उदारवादी थे है ना। तिलक का जन्म यहाँ पे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में हुआ था, रत्नागिरी क्षेत्र में। मैंने बताया गणित में उनकी रुचि थी, उसके बाद भी उन्होंने कानून चुना है ना। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें मुझको अंग्रेजी शासकों से संघर्ष करना ना पड़े। मतलब यहाँ पे हमेशा उसको अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा।
इन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1880 के शिक्षा के क्षेत्र से की। यहाँ पे अपने मित्र चिपड़ूलकर है ना, चिपड़ूलकर और आगरकर है ना, मतलब कर कर दोनों हैं यहाँ पे, तो साथ मिलकर यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल है ना, न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया, यहाँ पे फर्गुसन कॉलेज बनाया। यहाँ पे अकेले तो कर नहीं सकते थे, इसलिए दो मित्रों का सहारा उन्होंने लिया है ना। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे महाराष्ट्र में है ना शिक्षा की यहाँ पे अलग जगह यहाँ पे, और उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी की है ना। भले स्कूल के बाद कॉलेज के बाद क्या बोला, समाज की स्थापना की है ना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने समर्थ विद्यालय खुलवाए, ठीक है। पत्रकार भी थे यहाँ पे, केसरी है ना, जो मराठी भाषा में था, मराठी अंग्रेजी भाषा में था, इसका उन्होंने संपादन किया, 4 दशक तक किया है ना। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़े, ये भी मैंने बता दिया। 1895 में उदारवादी रहे यहाँ पे, बाद में उग्र हो गए। 1895 बाद भी क्या हो गया यहाँ पे, उग्र हो गए है ना। और वही मैं बोला उग्र हुए, इसलिए 1900 ऐसा बोला जाता है कि 1997 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नवयुवकों को बरगलाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रेंड और एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी है ना। तो तिलक क्या बोलते हैं, भारत में अंग्रेजी नौकरशाह से अनुनय विनय करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आप भीख ही मांगते रह जाओगे। ऐसा प्रयास करना पत्थर के दीवार में सिर टकराने के बराबर है। अंग्रेज कुछ करने वाले नहीं है, नहीं अपने को वे मतलब स्वराज देने वाले हैं। 1890 दशक में यहाँ पे गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की है ना। देखिए है ना, शिवाजी यहाँ पे गणेश जी के पिताजी थे, पर यहाँ पे बेटा पहले आएगा, शिवाजी बाद में आएगा। तो 1893 में यहाँ पे गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, ताकि यहाँ पे लोगों में देशभक्ति को बिल्कुल फूका जा सके। हमारे यहाँ पे जो वेद है, पुराण है ना, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं यहाँ पे, जो हमारे गणपति हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो शिवाजी है, वही अपने आप में श्रेष्ठ हैं। अपने को पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है। इसी में इतनी शक्ति है कि हमको इसी से स्वतंत्रता मिल जाएगी। हमको बस एकजुट होना है, हमें देशभक्ति की भावना फूकनी है, एक देशभक्ति बिल्कुल फूकना है, तो हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अंग्रेजों से स्वराज को छीन लेंगे। तिलक 2 बार कारावास गए यहाँ पे। 1897 में 18 माह के लिए गए थे, 8 माह बोल दिया, सॉरी मैंने, ये 18 महीना है। फिर 18 महीने के बाद यहाँ पे 1908 में 6 माह के लिए गए है ना, ठीक है। जब चापेकर बंधु ने पूना प्लेग, ये चापेकर बंधु इन्हीं को बरगलाया था बोलते हैं ना, पूना प्लेग कमिश्नर रेंड और अंग्रेज अधिकारी आमहर्स्ट की हत्या कर दी। और रेंड ने क्या किया, प्लेग महामारी के दौरान यहाँ पे जन विरोधी कदम उठाए, मतलब यहाँ पे प्लेग महामारी में जनता की सेवा करनी चाहिए, तो उन्होंने जन विरोधी कदम उठाए। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को इसमें घसीट लिया कि तिलक ने यहाँ पे चापेकर बंधुओं को यहाँ बरगलाया है, इसलिए उन्हें रेंड और आमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी है ना। और यहाँ पे जूरी न्यायाधीशों समूह ने उनको कारावास देने का दे दिया, कितना, 18 माह है ना, कितना माह यहाँ पे, 18 माह। जूरी के निर्णय के उपरांत मैं यह कहना चाहता हूँ, कौन बोलते हैं, लोकमान्य तिलक, कि यह घोषणा करता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। इस सृष्टि में उच्च ईश्वरीय शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा घटनाओं का पर शासन किया जाता है, मतलब ईश्वर ही सब घटनाओं को चला रहा है, और संभवतः यह ईश्वर की ही इच्छा है ना। ईश्वर की इच्छा है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करूँ, हालांकि मैंने नहीं किया है, पर ईश्वर ऐसा चाह रहा है कि मैं इस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जेल, मतलब मैं ईश्वर की इच्छा से ही जा रहा हूँ है ना। और वह मेरे मुक्त रहने की अपेक्षा मेरे विपद कारावास के कारण फलेगा फूलेगा है ना। मतलब मुक्त रहने जितना मैं यहाँ पे मतलब लोगों की सेवा कर पाता या फिर स्वराज के लिए लड़ पाता, उतना मैं जेल में रह के अब क्या करूँगा, यहाँ पे लड़ूंगा। और मेरे जेल जाने से कहीं ना कहीं लोगों में एक है ना, मतलब राष्ट्र हित और देशभक्ति की भावना क्या होगी, यहाँ पे जाएगी। यही ईश्वर की इच्छा है। वो ईश्वर की इच्छा को मानकर 18 माह जेल चले गए। उसको दूसरी बार 1908 से 1914 तक 6 वर्ष का कारावास मिला। और ये किसके लिए मिला, यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए, जब जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी यहाँ पे। तो दोषियों की देशभक्ति प्रशंसा, मतलब यहाँ पे जो दोषी थे इसके यहाँ पे उनकी देशभक्ति की प्रशंसा केसरी अपनी पत्रिका उसमें की थी, इसलिए उनको 6 माह का कारावास दे दिया गया था। सोचिए, यहाँ पे बम कांड के लिए किया किसने, खुदीराम बोस ने किया। उसके बाद यहाँ पे दोषियों, मतलब खुदीराम बोस की तारीफ इसने कर दी, यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने अपनी मतलब ग्रंथ केसरी में कर दी है ना। तो उन्होंने सरकार ने अवसर का फायदा उठाकर उनको मांडले जेल बर्मा में डाल दिया, ठीक है। मांडले जेल में वहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य लिखी, जो उनकी बहुत ही बड़ी मतलब यहाँ पे मतलब बोलना चाहिए, यहाँ पे ग्रंथ है बोलना चाहिए, यहाँ पे गीता रहस्य है ना। अब देखिए, मांडले जेल से रिहा होने के बाद 1916 में इन्हीं बेसेंट सर मिलकर होम रूल लीग चला है ना। होम रूल लीग चला यहाँ पे 1916 से यहाँ पे 1920 तक के, ये मैंने बता दिया पहले ही है ना। और यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज के आंदोलन क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया है ना। 1907 में सूरत के उदारपंथ उग्रवाद है ना, मतलब यहाँ पे 1907 में बोला यहाँ पे है ना, गरम पंथ नरम पंथ क्या हो गया था, अलग अलग हो गया था। तो ये 1916 में बाद में जुड़ के अलग हुआ। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो गए थे, यहाँ पे अलग अलग हो गए थे, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट में मिले। मतलब 1916 का लखनऊ पैक्ट जो यहाँ पे जोड़ने का काम करता है, इसने गरम दल नरम दल को जोड़ा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी जोड़ा। हाँ, और यहाँ पे 1916 के लखनऊ पैक्ट में ही इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने बोला था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। 1918 में सर्वसम्मति से कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन को अध्यक्ष चुना गया था। वीरेंद्र सूर्यकोश में इंग्लैंड चले गए तो पद ग्रहण नहीं कर पाए, पहले ही बता दिया। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में लौटकर 1920 में लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन किया गया ना।
है ना 1919 में कांग्रेस अधिवेशन से लौटे और उसके बाद 1920 में लोकतांत्रिक स्वराज दल का उन्होंने क्या किया, गठन किया। तो स्वराज उसमें आ गई यहाँ पे। लोकतांत्रिक स्वराज दल का गठन 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1920 में इनका निधन हो गया यहाँ पे 21 जुलाई यहाँ पे जब पानी गिरा था 1920 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। करांदेकर ने तिलक को क्या बोला यहाँ पे, कर देकर, है ना, कर देकर, मतलब इसे कर देकर करके याद रखता हूँ। करांदेकर ने तिलक को आधुनिक भारत का हरक्यूलिस और प्रोमेथिक का, है ना, मतलब आधुनिक भारत का हरक्यूलिस और प्रोमेथिक कौन है यहाँ पे, तिलक है, क्योंकि वे उग्र भारतीय राष्ट्रवादी क्या है यहाँ पे, जनक हैं, है ना, ठीक है। विरेंटा सिरो ने क्या बोलते हैं यहाँ पे, द इंडिया अनरेस्ट में तिलक की आलोचना की है और उनको भारतीय अशांति का जनक कहा है, मतलब अशांति फैलाने का काम करते हैं बस, है ना। तो यहाँ पे अशांति के जनक कहा तो यहाँ पे तिलक जी का दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, है ना, कि मेरे को कोई अशांति के जनक बोल रहा है। तो वो तिलक ने इस संदर्भ में सिरोल के खिलाफ इंग्लैंड में मानहानि का दावा किया और केस हार गए, है ना। इसी कारण 1918 में वो कहाँ गए थे यहाँ पे, वेलेंटाइन सिरो केस में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, है ना। व्यापक जन स्वीकृति वैधता कारण तिलक को लोकमान्य कहा जाने लगा। क्या बोलते हैं उनको, लोकमान्य बोलते हैं, है ना। 1900 मतलब होम रूल आंदोलन के दौरान ही उनको लोकमान्य कहा गया। R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लिखा है कि अपने देश प्रेम और अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहला जाने, है ना, मतलब होम रूल की समय उपाधि दी गई थी यहाँ पे, इसलिए उनको दिया गया। मजूमदार बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे देवता समान पूजे जाने लगे, मतलब लोकमान्य कहलाए, मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि लोकमान्य कहलाए देश हित में, और उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ पे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को में बिगुल फूका, इसलिए उनको लोकमान्य कहा गया और एक देवता के समान वो पूजे जाने लगे। ऐसा कौन बोलते हैं, R.C. मजूमदार। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, हमारे समय किसी भी व्यक्ति की कोई जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि मतलब तिलक का पड़ा, हाँ, मतलब जेल जाकर भी उन्होंने क्या किया, जनता को प्रभावित किया। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया, है ना, मतलब स्वराज के संदेश का मतलब स्वराज मतलब क्या करना है यहाँ पे, स्व का राज, है ना, स्व का राज। तो इसके लिए इतना अधिक मतलब कोई नहीं, किसी ने प्रयत्न किया जितना कि तिलक महाराज ने किया है। तिलक व गांधी के बीच ब्रिटिश प्रतिरोध के तरीकों को लेकर मतभेद था। तिलक जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध, है ना, निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब निष्क्रिय होकर यहाँ पे प्रतिरोध करना यहाँ पे, और यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह के समर्थक थे। गांधी जी ने अगस्त 1921 में असहयोग आंदोलन के संचालन में आर्थिक सहयोग लेने हेतु तिलक को प्रथम पुण्यतिथि में तिलक स्वराज फंड का गठन की, है ना, मतलब यहाँ पे असहयोग आंदोलन में पैसा जुटाना था भाई, यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था, पैसा जुटाना था, तिलक स्वराज फंड का गठन किया 1921 में, है ना। तिलक ने 1920 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार दिया, जो 1956 में फजल अली आयोग के रिपोर्ट में बात संभव, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, तिलक ने पहले ही बोल दिया था। द ओनियन पढ़ो, इसको प्याज के रूप में पढ़ो। तो तिलक की रचना यहाँ पे 1893, इसे डॉक्टर ब्लूमफील्ड ने इसे महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना बताया, द ओरियन 1893 में, है ना। और यहाँ पे वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष, यहाँ पे तो ज्योतिष और नक्षत्रों के माध्यम से वेदों के काल निर्धारित करने की कोशिश की यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, वेदों का निर्धारित करने की कोशिश की यहाँ पे, पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। द आर्टिक होम इन दी वेदास 1903, है ना, तो मतलब आर्य कहाँ से है, उनका मूल स्थान कहाँ था, तो आर्कटिक प्रदेश उन्होंने बताया। गीता रहस्य यहाँ पे जेल में लिखी, यहाँ पे मराठी भाषा में लिखी गई है ना, और यहाँ पे यह कर्म योग पर आधारित है ना। उसके बाद यहाँ पे तिलक में गीता रहस्य पर, है ना, T.H. ग्रीन और कांट से विचार अपने लिए थे, उनके दर्शन को उन्होंने कॉपी किया था। तो पैलियोगोमेना टू इथिक्स का प्रभाव उनको ऊपर पड़ा है ना, प्रोलेगोमिना ऐसी कुछ प्रोनाउंस करेंगे इसको, इसका इथिक्स का जो उनके दर्शन था उसका प्रभाव यहाँ पे, है ना, T.H. ग्रीन का प्रभाव यहाँ पे तिलक के ऊपर पड़ा है, उन्होंने गीता रहस्य में इसकी हेल्प ली है ना। अब टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी व्याख्यान है ना, टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी में क्या होगा, आपने ज़्यादा शराब पी ली तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगा, ऐसा याद रखो, ये उनका क्या व्याख्यान है ना। अब देखिए गीता रहस्य और कर्मवाद, तो गीता रहस्य किस ऊपर आधारित है, यहाँ पे कर्मवाद के ऊपर आधारित है। मांडल्य जल में तिलक ने गीता में जो भाष्य गीता रहस्य लिखा है वह गीता के व्याख्यान मात्र नहीं है, बल्कि वो पूर्वी पश्चिमी नीति शास्त्र और तत्वशास्त्रियों के सिद्धांतों का समन्वय है, मतलब पूर्वी और पश्चिमी नीति शास्त्रियों और तत्वशास्त्रियों क्या है बोलना चाहिए, समन्वय है। इसमें शंकर के यहाँ पे समन्वयवादी दृष्टिकोण का खंडन और सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य पालन संबंधित कर्मयोग का मंडन किया गया है, ठीक है। मतलब इसमें शंकर के मतलब समन्वयवादी दृष्टिकोण का खंडन किया गया है, जो शंकर हैं उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण का खंडन किया गया और सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य के पालन का को कर्मयोग का मंडन किया गया, मतलब महिमा मंडन किया गया। कर्मयोग को मानो भाई, यहाँ पे समन्वयवादी दृष्टिकोण को मत मानो, है ना, आपको कर्मयोग को मानना है। तो वही बोल रहे हैं गीता रहस्य में कर्मवाद पर ज़्यादा, है ना, वो मतलब फोकस किया गया है। तिलक द्वारा वर्णित कर्म योग जीवन नैतिक और धर्म का समुचित दर्शन है। इसमें अनुभववादियों के इंद्रियानुभववाद तथा उपयोगितावाद के मतलब अनुभववादियों के इंद्रियानुभव
इंद्रियानुभववाद को प्रश्रय नहीं दिया गया है, उपयोगितावादियों के सुखवाद को नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ पे उपनिषद और गीता में वर्णित अद्वैतवाद तथा कर्म सिद्धांतों को यहाँ पे प्रश्रय दिया गया है। मतलब अद्वैतवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियानुभववाद इंपॉर्टेंट नहीं है, सुखवाद इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप सुख में मत पड़े रहो, इंद्रिय अनुभव में मत पड़े रहो। आप क्या करो, यहाँ पे अद्वैतवाद में फोकस करो, आप कर्म करो, कर्म से क्या मिलेगी अपनों को, यहाँ पे स्वराज मिलेगा, है ना। उन्होंने आदर्शवाद, लोकतंत्र, नैतिकता तथा गतिशील मानववाद जैसे आधुनिक सिद्धांतों पर भी क्या दिया, बल दिया। इन्होंने कांट, है ना, मतलब कांट मतलब क्या जगह देखो, टी.एस. ग्रीन से मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनके दर्शन का अध्ययन किया, और कांट से क्या लिया, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का है, हाँ, मतलब गीता का जो निष्काम कर्म है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्तव्य के लिए कर्तव्य जो कांट का था, है ना, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो किया, और है ना, और ग्रीन की प्रतिपादन नैतिकता का भी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी गीता रस में कुछ न कुछ यहाँ पे प्रतिपादित नैतिकता से कुछ न कुछ अंश लिए हैं। तो महाकवि दिनकर कहते हैं कि गीता एक बार तो भगवान श्री कृष्ण मुख से कही गई और दूसरी बार कहाँ, तिलक से कही गई। मतलब यहाँ पे गीता, मतलब गीता में क्या बताया गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है यहाँ पे, फल की इच्छा मत रखो, और यहाँ पे इंद्रियानुभववाद यहाँ पे और सुखवाद के ऊपर फोकस कम करो, आप कर्म करो, कर्म से ही क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे स्वराज की प्राप्ति होगी। तो काटा और ग्रीन से किसने यहाँ पे वो लिया, यहाँ पे सहयोग लिया, किसने, उनके दर्शन किसने पढ़ा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अब यहाँ पे आदर्शवाद, आइडियलिज्म में क्या होता है, पाश्चात्य चिंतन से जुड़े आदर्शवाद प्रत्ययवाद के तहत यह विश्वास किया जाता है कि सृष्टि का सार तो जड़ और भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि चेतना और चेतन में है ना। और यह इस प्रकार आदर्शवाद भौतिकतावाद या जड़वाद के विपरीत सिद्धांत, मतलब आदर्शवाद यहाँ पे भौतिकतावाद और जड़वाद क्या है, विपरीत है ना। मतलब चेतना इंपॉर्टेंट है, जड़ता इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चेतना जितनी उन्नत, उत्कृष्ट और उदांत होगी, समाज भी उतना ही उन्नत होगा। मतलब चेतना जितनी उन्नत, उत्कृष्ट और उदांत है, समाज भी उतना ही उदांत और क्या होगा, यहाँ पे महान होगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी विचारकों ने आदर्शवाद के आरंभिक संकेत यूनानी दार्शनिक प्लेटो से मिलते हैं, है ना। आदर्शवाद किसने बताया, यहाँ पे प्लेटो ने बताया। प्लेटो किसके ऊपर बल देता है, यहाँ पे चेतना ऊपर बल देता है, जड़ता ऊपर बल नहीं देता। आधुनिक दार्शनिक जर्मन विचारकों में इमैनुएल कांट, हेगेल, ब्रिटिश दार्शनिकों में टी.एच. ग्रीन तथा बोसाके और ब्रेडले हैं, है ना। आदर्शवाद के सर्वोच्च नायक कौन है, यहाँ पे प्लेटो और हेगेल है। ठीक है, मतलब आदर्शवाद मतलब क्या है, चेतना इज ग्रेटर देन, क्या बोला मैंने यहाँ पे, चेतना इज ग्रेटर देन जड़ता। मतलब यहाँ पे जड़ता के ऊपर विश्वास ज़्यादा मत रखो, आप चेतना के ऊपर विश्वास रखो। चेतना आप अगर आप में चेतना है, तर्कशील शक्ति है, विवेकशीलता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्वराज, है ना, स्वराज की मांग को कर सकते हो, है ना। तो ये कहाँ से लिया, प्लेटो से लिया और हेगेल से लिया, इसी को याद रखो अभी फिलहाल, है ना। अब देखिए भारतीय आदर्शवाद और आदर्शवादी, है ना। तो यूरोपीय आदर्शवादियों की तरफ भारतीय आदर्शवादी भी विचार या चेतना की सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं। मतलब यह चेतना ही मूल तत्व है, यहाँ पे आत्म चेतना का तत्व है। शरीर तो जड़ है, मतलब यहाँ पे आत्मा ही चेतना है। मतलब आत्मा इज ग्रेटर देन, क्या बोला मैंने यहाँ पे, शरीर, है ना। शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे आत्मा है। आत्मा मतलब क्या हो जाएगा, चेतना हो जाएगा। शरीर तो क्या है, एक, है ना, शरीर तो क्या है, एक जड़ पदार्थ है। तो ये शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण है ना। शरीर में स्पंदन और गतियों का मूल क्या है, आत्मा ही है। प्रत्येक समुदाय अपनी चेतना के अनुरूप परंपराएं, संस्कृति और व्यक्तित्व होता है ना। प्रत्येक समुदाय में अपनी चेतना का अनुरूप क्या होता है, परंपराएं, संस्कृति और व्यक्तित्व होता है। अतः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार वैदिक, है ना, वैदिक समन्वयवादी तथा संस्कृति के विचार होंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं आगे, तिलक जी क्या बोलते हैं, स्वामी दयानंद, लाल लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, है ना। तो लाल बाल पाल मैंने बोला था, लाल बाल और पाल, है ना। तो विपिन चंद्र पाल है, ये पाल मतलब क्या जाएगा, विपिन चंद्र पाल हो जाएगा। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष भी यहाँ पे गर्म दल के नेता थे, है ना। ये सब जो गर्म दल के नेता है ये आदर्शवादी हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे चेतना को इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आप सुसुप्त अवस्था मत रहो, है ना। आप भीख मत मांगो, आप क्या करो, अपनी उग्र नीति को अपनाओ। मतलब यही आदर्शवाद का मूल तत्व तो यही है कि आप उग्र नीति को अपनाओ। यहाँ पे अपने अधिकार को छीन के लो, है ना, अपने अधिकार को छीन के लो। और जब तक आप में चेतना नहीं आएगी तब तक अंग्रेजों से अपने स्वराज या साम्राज्य को नहीं छीन सकते, है ना। अब तिलक के समाज सुधार संबंधी आंदोलन, यहाँ पे तिलक ने प्रतिक्रियावाद, मतलब वही बोला मैंने आदर्शवाद, है ना। आदर्शवाद, प्रतिक्रियावाद मतलब क्या, आदर्शवादी है। रूढ़िवादी होने के आरोप लगाए जाते हैं ना, मतलब रूढ़िवादी हैं यहाँ पे, पूरा फिर से वापस ये वेद पुराण की तरफ जाते हैं, है ना, आदर्शवाद की तरफ जाते हैं। तो शारदा सदन विवाद क्या है, यहाँ पे 1889 में इन्होंने कांग्रेस ग्रहण किया था। किसने बोलना चाहिए यहाँ पे तिलक ने। तो देखिए शारदा सदन विवाद क्या है,
पंडित रमाबाई ने अमेरिकन ईसाई मिशनरीज की सहायता से बम्बई और पुणे में, है ना, शारदा सदन की स्थापना की। कहाँ? बम्बई और पुणे में शारदा सदन बनाया। इसमें विधवा जो विधवा है उनके रहने के लिए आश्रम बनाया था। पर तिलक क्या बोलते हैं, विधवाओं को धर्म परिवर्तन केंद्र बना दिया गया है, उनको धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या की थी, यहाँ पे पंडिता रमाबाई की आलोचना की। चाय पार्टी घटना 1890, देखिए 1889 में एक घटना हुई, उसके बाद फिर इनके ऊपर विवाद आ गया 1890 में, है ना। उस समय यहाँ पे ईसाई मिशनरीज के घर क्या कर लिया, यहाँ पे तिलक ने महादेव गोविंद रानाडे और गोखले इत्यादि ने चाय पी ली। मतलब ईसाई मिशनरी के घर में तुम लोग चाय पी रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ईसाई धर्म के लिए प्रश्रय का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। यहाँ पे परंपरावादी हिंदुओं की नज़र में ये भयंकर अपराध है ना। बाद में तिलक ने चाय पीने की अपनी गलती बताया और प्रायश्चित रूप में माफ़ी मांगी, है ना। सम्मति आयु अधिनियम मतलब यहाँ पे क्या बोला, बाल विवाह के ना, जब कलकत्ता, है ना, 1891 के बाद 91 सम्मति आयु अधिनियम, जब कलकत्ता में विधान परिषद ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए ये जब कॉन्सेप्ट एक्ट बनाया तो तिलक ने इसका विरोध किया। मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये डिसाइड करो 18 वर्ष में विवाह होना चाहिए, 18 वर्ष के बाद ही विवाह होना चाहिए। पर मतलब यहाँ पे तिलक ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे। ऐसे सुधार कानूनों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध थे, है ना। मतलब यहाँ पे कानून में सुधार मत करो भाई। यहाँ पे अगर आप कानून में सुधार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को प्रश्रय मिलेगा। ब्रिटिश लोग भी यहाँ पे बाल विवाह की रोकथाम चाहते थे, है ना। और यहाँ पे कलकत्ता की विधान परिषद रोकथाम चाहती थी, पर यहाँ पे तिलक इसी रोकथाम नहीं चाहते थे। ऐसा बोलते थे कि इससे कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ब्रिटिशों को साथ दे रहे हो, है ना। तो तिलक बाल विवाह के मतलब क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे समर्थक थे। मतलब बाल विवाह जैसा हो रहा है, विधवा विवाह नहीं हो रहा है, चलने दो, है ना। मतलब महिलाओं को एकदम ओछी दृष्टि कौन देखते थे, तिलक देखते थे। और वो क्या बोलते थे, बाल विवाह